हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, क्वेश्चन नंबर 18 में देखना, देखो मैं फटाफट बता देता हूं, क्रॉस चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड है, राइट। क्रॉस चेक कर लेना, किसी कोई डाउट हो तो बता देना। इनकेस इन दो क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बता देना। तो सर, हाँ बोलो। सर वो क्वेश्चन नंबर 19 में जो हाँ जो बॉन्ड्स वाला पार्ट है उसमें जो फर्स्ट फर्स्ट जो लाइन है वो 12 लाख वाला हाँ क्वेश्चन नंबर 19 में, हाँ। वो उसमें सर समझ रहा नहीं, वो फेस वैल्यू क्या है, कितना बॉन्ड्स परचेज किया होगा, वो और कितना। फेस वैल्यू, देखो फेस वैल्यू अगर बताई ना हो, नहीं बताइए इसमें फेस वैल्यू, फेस सर वैल्यू नहीं उसमें बताई क्या? लिखा है कि सर उसमें लिखा है कि परचेज रुपीज 12 लाख 8% बॉन्ड्स एट 80.50 कम इंटरेस्ट। ओके, देखो अगर आपको आपको इन केस फेस वैल्यू, मतलब क्या है कि फेस वैल्यू नहीं बताई है, तो नंबर्स कैलकुलेट किए बिना भी आपका कैलकुलेशन हो सकता है। आगे समझ में क्या बोलना चाहता हूं, मतलब आप फेस वैल्यू लिखते हो, इंटरेस्ट फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। इवन आप क्या कर देते हैं, एवरेज निकालना है कौन से बेचे है, ध्यान सुनना, इसमें कोई सेल है क्या? 3 लाख के बॉन्ड्स बेचे, बराबर, 3 लाख के बॉन्ड्स बेचे एट 81। एक चीज है यहां पे, ये शायद से पॉइंट अभी तक नहीं आया था, कि अगर कुछ बताया ना हो फेस वैल्यू, तो आप फेस वैल्यू वहां पे क्या करो, ओके यू कैन एज्यूम इट, एज्यूम कर लेना फेस वैल्यू जो है, ओके वो कितनी होगी, 100। 100 क्यों सर, 100 क्यों, क्योंकि डिवेंचर्स अगर आपको 80 में मिल रहा है तो डिवेंचर के प्राइस से जनरली फेस वैल्यू के आसपास दे देता है, डिवेंचर्स में ज्यादा चेंजेस नहीं होते। इक्विटी शेयर्स का आपको बताया क्या फेस वैल्यू? तो ये सर हाँ, इक्विटी शेयर्स का बताइए, 10-20 के 10 आसपास ही है, बराबर, मतलब उसका 10 है। तो आपको डिवेंचर के इनकेस बताए नहीं हो तो आप यहां पे क्या मान के चलोगे, वो जो प्राइसेस बोल रहे हैं ना उसके आसपास, मतलब अगर वो प्राइस बोलते 15 रुपीज, बराबर 15 रुपीज में लिया, या प्राइस बोलते 81 रुपीज में लिया, 81 रुपीज में लिया, ऐसा कुछ वहां पे बोलते हैं, तो अब यहाँ पे देखो डिवेंचर या बॉन्ड्स के केस में आसपास ही प्राइस रहेंगे, ऑब्वियसली नहीं बताया होगा, तो उस केस में क्या है, 10 रुपीज आप लेके चलोगे अगर आप परचेस करो 15 रुपीज में, क्योंकि लॉजिकली 100 रुपीज का हम 15 पे लेंगे नहीं, बराबर। और दूसरा 81 बताया, 90 बताया, 110 बताया, तो ऐसी केस में ऑब्वियसली इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, उसके आसपास मतलब 100 रुपीज होगी, बराबर। तो इस तरह से वहां पे चलना है, बट मैं आपको आगे जाके बोलता हूं कि एग्जाम में फेस वैल्यू मेंशन की जाती है, जनरली आपको एग्जाम में फेस वैल्यू मेंशन की ऐसा ही मिलेगा टू अवॉइड कंफ्यूजन, बट स्टिल अगर नहीं दिया हो तो जो प्राइस पे आपने परचेस किया है 81, 81 इज नियर बाय किसके, 100 के, तो 100 वहां पे लेके चलो, एंड 15 रुपीज 10 के हैं तो 10 रुपए लेके चलो। क्लियर, ये क्लियर है क्या, कैसे कर सकते हो? ये सर सर हाँ और एक सर मतलब वही पार्ट में मतलब लिखना होगा कि फर्स्ट एप्रल टू परचेज रुपीज 12 लाख 8% बॉन्ड्स एट हम्म 80.50 कम इंटरेस्ट, तो हम्म जो परचेज प्राइस है हम्म वो रुपीज 12 लाख ले या 12 लाख को फेस वैल्यू मान के 12 लाख डिवाइड बाय 100 12 लाख ले। को फेस वैल्यू माननी पड़ेगी, क्योंकि परचेस प्राइस तो उन्होंने 80.5 बताई है ना, डिबेंचर्स 12 लाख के टोटल, मतलब फेस वैल्यू आपको मान के चलनी है, हाँ। तो यहां पे आप क्या करोगे, 12 लाख, वैसे तो फेस वैल्यू ही आपको लिखनी है, बराबर, हाँ आपका कंफ्यूजन होना समझ में आ गया मुझे, क्यों क्यों कंफ्यूज हो गए, ठीक है। 12 लाख आप कहां पे लिख दोगे, फेस वैल्यू में लिख दोगे, और बाद में 12 लाख डिवाइड बाय आप क्या करोगे, 12 लाख डिवाइड बाय 100 100 इंटू 80.50, डिवाइड बाय 100 इंटू 80.50, कितना आ जाता है, 9,66,000। 9,66,000। इसमें कुछ है क्या, कम इंटरेस्ट है ना ये, तो आपको इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट, प्रेजेंट डेट है 1 अप्रैल,
और लास्ट ड्यू डेट थी 1 नवंबर। इस केस में थोड़ा सा चेंज है, बट क्या फर्क पड़ता है, लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट कैलकुलेट करना, मतलब 1 नवंबर लास्ट पेमेंट किया था, नवंबर पूरा आ जाएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बराबर। तो 5 महीने हो गए ना, तो 12 लाख के ऊपर 12 लाख के ऊपर 8% इंटू 5/12 कितना आ जाता है? कितना आ गया बोलो? 40। ब्रोकरेज नहीं है, राइट, ब्रोकरेज नहीं है, तो 9,26,000 ब्रोकरेज नहीं है ना, 9,26,000। Sir, हाँ बोलो। can you solve that sum for bond only? Bond का ठीक है investment. ठीक है ठीक है। आप देखो, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, आप सिर्फ वहां पे अमाउंट लिख देना फॉर्मेट में, चलेगा? Okay. हाँ मतलब कैलकुलेशन ही मेन है ना, मतलब जो भी है कैलकुलेशन ही है, बाकी तो आप ये तो सेम ही रहने वाला है, जो फेस वैल्यू कॉलम में जाएगा वो हम कर लेते, कोई इशू नहीं है। अगर आपको फॉर्मेट बना के दिखाओ ऐसा बोलना है तो वो भी कर दूंगा, वो कोई इशू नहीं है मुझे। बट जो कि फेस वैल्यू का कंफ्यूजन है, तो आपका कंफ्यूजन मेनली कैलकुलेशन में होगा जो भी है, क्योंकि फॉर्मेट तो अभी तक जो था वही फॉर्मेट अभी आने वाला है, या अभी वही फॉलो करेंगे। Rough में बता दो sir. ठीक ठीक है, चलेगा। चलो, ये बॉन्ड्स का, अब हम सिर्फ बॉन्ड्स का देख रहे हैं, इक्विटी में कुछ कंफ्यूजन है? इक्विटी वाला क्लियर है ना? ओके ठीक है, यस। तो 1 अप्रैल 14, ये तो कैलकुलेशन वर्किंग नोट 1 बना दिया हमने, कहाँ गया वो, अभी बनाया था ना। ये है आपका वर्किंग नोट 1, परचेस की वैल्यू, वर्किंग नोट 1। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, टू परचेस किया है ना 1 अप्रैल को, टू बैंक, फेस वैल्यू में 12 लाख, इंटरेस्ट में 40,000, और यहां पे 9,26,000। ओके, आगे आगे क्या हुआ है, सिर्फ बॉन्ड्स का हम कंटिन्यू करते हैं। इक्विटी शेयर्स का भी क्रॉस चेक करने के लिए बता दूंगा मैं अमाउंट्स। रिसीव्ड 1 मई को आपको क्या मिल गया, 1 मई को आपको इंटरेस्ट मिल गया, 1 मई को, तो क्रेडिट साइड पे 1 मई बाय बैंक, कितना, चलो जितने हैं उसके पे कैलकुलेट करो। लास्ट ड्यू डेट थी 1 नवंबर, अभी 1 मई है, तो 1 मई मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना 8% से, तो 12 लाख इंटू 8% डिवाइड बाय 2, कितना आ जाता है, 48,000। हो गया। नेक्स्ट आपको यहां पे क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, ये 19 के केस में चल रहा है, 19 ये हो गया, थर्ड हो गया। आगे 15 में एक्स लिमिटेड मेड बोनस इशू, ऑब्वियसली ये इक्विटी शेयर्स का है। बाद में सोल्ड 3 लाख 8% बॉन्ड्स एट ₹81 एक्स इंटरेस्ट है 81, बाय 3 लाख, ये फेस वैल्यू है, ₹100 फेस वैल्यू है, मैंने आपको उसका बता दिया ₹100 फेस वैल्यू कैसे मानी। ओके, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन चल रहा है वो ऑब्वियसली फेस वैल्यू के आसपास होंगे, तो 100 वहां पे फेस वैल्यू हम मान के चल रहे हैं, 3 लाख के बेच दिए। ओके, 3 लाख फेस वैल्यू है, तो क्रेडिट साइड पे वहां पे ले लेंगे बाय बैंक। डेट कौन सी थी, 1 अक्टूबर, बाय बैंक। फर्स्ट अक्टूबर, अभी कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, मई से ना, 31 मई के बाद में, 1 मई को मिला था, 1 मई को लास्ट मिला था, 1 मई से मई पूरा काउंट होगा, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने हो गए ना। तो 5 महीने का 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, कितना आता है? इंटरेस्ट तो भले एक्स इंटरेस्ट हो या कम इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट तो हम हमेशा कैलकुलेट करते ही है। सिर्फ कम इंटरेस्ट में प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, इस वजह से हम प्राइस से उसे लेस कर देते हैं। कितना आ गया 5 महीने का? बोलो 10,000 आ गया। ओके, और कितने में बेचा ये? 3 लाख डिवाइड बाय 3 लाख। इसकी वर्किंग नोट बनाने की वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड नहीं, ब्रोकरेज भी नहीं है, तो कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं। हाँ, बट इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे? 3 लाख डिवाइड बाय 100 का है, और कितने में बेचा? सेल है ना ये, तो सेल में प्रॉफिट निकालना पड़ेगा 81। प्रॉफिट निकालते हैं, 3 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 81, तो सेल प्राइस पता चलेगी 2,43,000। 2,43,000। अभी प्रॉफिट निकालने के लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं यहां पे, वर्किंग नोट 2। ओके, तो प्राइस 81, लेकिन 3 लाख ये फिर 100 इंटू 81, ये तो निकाल के 2,43,000 लेस कॉस्ट। फीफो मेथड ऐसा कुछ बोला है क्या? बोलो, ऐसा कुछ बोला है कि फीफो मेथड हो गया? नहीं बोला है। चलो कॉस्ट निकालते, फिर एवरेज बेसिस पे फीफो नहीं बताया ना, तो ध्यान दो कितने में लिए थे पहले डिबेंचर्स? 9,26,000 में, बराबर। 9,26,000 में कितने लिए थे? 12 लाख के, 12 लाख के। इसे नंबर्स में कन्वर्ट करते तो कितना आ जाता है? 12,000 आ जाता है, राइट? 12,000 आ जाता है। आपने नंबर्स में कन्वर्ट नहीं किया तो भी चलेगा, आप एक काम कर दो, 9,26,000 डिवाइड बाय 12 लाख, डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 3 लाख, ऐसा कर दिया तो भी आपको एवरेज कॉस्ट वही मिल जाएगी। आप जो करते थे क्या, 9,26,000 डिवाइड बाय 3 लाख, ऐसा भी चल जाएगा। और आप इसे नंबर्स में फाइंड आउट करते हो तो वैसा भी चल जाएगा, आंसर सेम ही आ जाएगा। इस तरह से करो तो भी सेम आने वाला है, या फिर नंबर्स में कन्वर्ट कर दो 12,000 इंटू 3,000, वही आंसर आने वाला है। आप लगता है तो क्रॉस चेक कर सकते हो, आंसर वही आ जाएगा। भले नंबर्स से डिवाइड करके नंबर्स से मल्टीप्लाई, जो सेल की उसके कॉस्ट निकालनी है ना, तो ये सोल्ड कितने हैं? 3,000 यूनिट्स। ये नंबर्स में काउंट करो या फिर फेस वैल्यू में काउंट कर दो, दोनों केस में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बराबर। सो 9,26,000, 9,26,000, 9,26,000 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 3,000, 2,31,500 राउंड ऑफ करके, तो डिफरेंस कितना? 11,500, ये आपका प्रॉफिट है, राइट? तो डेबिट साइड पे और कोई ट्रांजेक्शन है इसमें? कोई डाउट है क्या? बोलो, ये अभी जो सॉल्व किया उसमें कोई डाउट है? सेल का प्रॉफिट निकालो, उसमें कोई डाउट है? बोलिए।
सभी लोग बताना, कोई डाउट है? सिर्फ एक ही बात थी, 100 रुपीज नहीं बताए थे, बाकी तो नॉर्मल सी चीज, इतना कंफ्यूजन नहीं होता अगर उन्होंने वो चीज क्लियरली बता दी होती। चलो आगे, ये तो क्या, रिसीव्ड हाफ ईयर्स बॉन्ड इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट अभी 1 नवंबर को मिल गया। रिसीव्ड 18% डिविडेंड, तो आगे का तो है नहीं, इंटरेस्ट का दिखाना है आपको क्रेडिट साइड पे। 1 नवंबर बाय बैंक, कितने के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा आप बताओ ना, कितने डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा आपको 1 नवंबर को? जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट कितने डिवेंचर्स के ऊपर मिलेगा, बोलो? 12 लाख के, 3 लाख पे, या 9 लाख पे, या नन ऑफ द अबो? अभी जो इंटरेस्ट मिल रहा है किसके ऊपर मिलेगा? ओके, जो अपने पास डिवेंचर्स है उसके ऊपर ही मिलेगा ना, अपना नाम जिसका अपने नाम पे जो अभी दिख रहा है उसके ऊपर है 9 लाख, राइट? तो 9 लाख के ऊपर अगर कैलकुलेट करते हो, 9 लाख इंटू 8% इंटू 6/12, 8% डिवाइड बाय 12 इंटू 6, 36,000 आ रहा है। और क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, मार्केट प्राइस दिए क्या? मार्केट प्राइस दिए क्या? मार्केट प्राइस नहीं दिया, मतलब कॉस्ट पे ही वैल्यूएशन होगा, राइट? कॉस्ट पे ही वैल्यूएशन होगा। कॉस्ट पे ही वैल्यूएशन होगा। तो चलो, वर्किंग नोट 3, अभी देखना, अभी ऑलरेडी आपने कॉस्ट कैलकुलेशन का देख लिया है, बराबर? यहां पे देखो, इससे कोई तो आपको एवरेज प्राइस मिली होगी तो वो उससे कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर सिंपल 9,26,000 में आपने लिए थे, बराबर? कितने लिए थे? 12,000, और अभी आपके पास कितने बचे हैं? 9,000 ही बचे हैं। तो 9,000 की कॉस्ट चाहिए आपको, 9,26,000 डिवाइड बाय 12,000, ये करने से आपको मिलती है एक डिवेंचर की कॉस्ट, मल्टीप्लाइड बाय 9,000, कितना आ जाएगा? 6,94,500, 6,94,500। तो डेट कौन सी है? डेट कौन सी बोली है? 31 मार्च, ये एंड बाय बैलेंस, वर्किंग नोट 3, कितना आ गया? और फेस वैल्यू में तो 9 लाख ही दिखाई देगा, उसमें कोई चेंज नहीं, फेस वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कब से? लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट, लास्ट ड्यू डेट थी 1 नवंबर, तो नवंबर पूरा लेना है। देखो स्टूडेंट गलती यहाँ पे ये कर सकते हो, वो 30 नवंबर से कैलकुलेशन करना चले स्टार्ट करेंगे, नवंबर छोड़ देंगे, ऐसा मत करो। ये महीने की शुरुआत में मिला है 1 नवंबर को, तो नवंबर का पेंडिंग है ना पूरा, 1 नवंबर को जो मिला है वो लास्ट महीने का होगा, मतलब अभी तक के महीने का होगा, जो भी अक्टूबर सितंबर उसका होगा, तो नवंबर का तो पेंडिंग है ना, इस वजह नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने का कैलकुलेट करना है। तो 9 लाख फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, 9 लाख इंटू 8% डिवाइड बाय 12 इंटू 5, तो कितना आता है? 30,000। चलो अभी अकाउंट क्लोज कर दो। अकाउंट क्लोज कर दो, किया क्लोज अकाउंट। इंटरेस्ट का जो बैलेंस है बाकी तो टैली हो जाएगा, देखो बाकी तो टैली हो जाएगा, ये 12 लाख, यहाँ पे भी 12 लाख आ जाएगा, कॉस्ट भी टैली हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट पे वैल्यूएशन हुआ है तो कुछ डिफरेंस बचेगा ही नहीं, तो वो कितना? 9,26,000 ही आ जाएगा। आ रहा है क्या? एक बार देख लेना, 9,26,000, और और बाकी जो है ये कितना? इंटरेस्ट 58 94 1,24,000 का टोटल आ रहा है, 1,24,000 दोनों साइड पे लिख दिया,
उसमें से माइनस कर दिया इंटरेस्ट। ये 11,500 मैंने गलती से इंटरेस्ट कॉलम में लिख दिया है। ये 11,500 अमाउंट कॉलम में आता है ना, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट नहीं है। कॉलम चिपक चिपक के तो छोटे है, इस वजह से वो गलती से इंटरेस्ट में लिख दिया। तो जो भी है टू पी एंड अकाउंट 31 मार्च कितना है? 1,24,000 माइनस 40,000, 84,000 बैलेंसिंग फिगर। कोई डाउट है? बोलो। सभी बोलना, कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इक्विटी शेयर्स का चेक कर लेना, उसमें तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। इक्विटी शेयर्स में पहला है एक्स लिमिटेड, उसमें नंबर्स में कितने नंबर्स हैं? 1 लाख, 1 लाख लिखे। हाँ, वहां पे तो फेस वैल्यू दी है डायरेक्टली 10 रुपए, कोई इशू नहीं। नंबर्स में लिखा है 1 लाख और अमाउंट में लिखा 40 लाख, बराबर। उसके बाद में क्या हो गया? 15 मई के दिन बोनस इशू मिल गया, कितना? 3 इक्विटी शेयर्स फॉर 2 हेल्ड। 2 आपके पास हो तो आपको मिलेंगे 3, ज्यादा मिल रहा है, बराबर। 2 आपके पास हो तो आपके पास आपको 3 मिल जाएंगे। तो बोलो, 2 होंगे तो 3 मिल जाएंगे, मतलब 1 लाख डिवाइड बाय 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1 लाख डिवाइड बाय 2 इंटू 3 मतलब 1.5 लाख हो जाता है। कितना हो जाता है? 1.5 लाख। तो नंबर्स में लिखा 1.5 लाख, अमाउंट में डैश करना है बोनस के लिए। अभी आगे क्या बोला है? उसी दिन 15 में कोई बोनस भेज दिया। बोनस कितने भेज दिए? 1,25,000 बोनस शेयर्स। कितने? 1,25,000 बोनस शेयर्स भेज दिए 20 रुपए में। अभी आप देखो 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 तो 25 लाख आता है। अमाउंट कॉलम में आप लिखोगे 25 लाख, क्रेडिट साइड पे बाय बैंक। बैंक नंबर्स के सामने लिखना है 1,25,000, ठीक है, और अमाउंट में लिखना है 25 लाख। अमाउंट में लिखना है 25 लाख। अभी 25 लाख में प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? तो इससे कॉस्ट माइनस कर देंगे। देखो प्राइस आपको जो मिली है ना 1,25,000 शेयर्स बेच के, वो कितनी प्राइस मिली है बोलो? वो प्राइस कितनी मिली है? प्राइस 25 लाख, उसमें से माइनस कर दो, माइनस कॉस्ट। ब्रोकरेज वगैरह बताया नहीं तो वो भी माइनस कर देते। तो कॉस्ट कितनी माइनस करनी है? देखो आपको आपको अभी तक जो कॉस्ट लगा है वो लगा है 40 लाख, करेक्ट है? कितना लगा है? 40 लाख। और उसमें आपके पास कितने शेयर्स आ गए? पहला जो परचेस किए थे वो आ गए, प्लस बोनस भी आ गए। पहले जो परचेस किए थे दैट वाज 1 लाख, वो 1 लाख शेयर्स थे। और अभी जो आ गए वो 1,50,000, 1,50,000। तो 40 लाख डिवाइड बाय 40 लाख डिवाइड बाय 2,50,000, राइट। तो एक की कॉस्ट पड़ गई 16 पर शेयर, 16 पर शेयर। और कितने बेचे आपने? 1,25,000। मैंने बोला था बोनस फ्री में मिल गया ऐसा मत मानो। जब आप एवरेज कॉस्ट निकालोगे तो उसमें बोनस के जो नंबर्स मिले वो भी ऐड कर देना ताकि पता चले, क्योंकि जब 40 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तब आपको 1 लाख मिले और उसी वजह से आपको 1.5 लाख मिले ना। तो आपको एवरेज कॉस्ट निकालते वक्त आपके पास जितने शेयर्स है उससे डिवाइड करना है, इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स। तो आप देखो 40 लाख डिवाइड बाय 16 आ गया, और आपने कितने बेचे? 1,25,000 इंटू 16, 20 लाख। तो प्रॉफिट कितना आया? 5 लाख। तो डेबिट साइड पे क्या लिखना है? सेम डेट 15 में, डेबिट साइड पे सेम डेट 15 में। और अमाउंट कॉलम में 2 P&L अकाउंट लिखना है, 2 P&L अकाउंट। और अमाउंट कॉलम में लिखना है 5 लाख। वर्किंग नोट जो भी है नंबर सेकंड फर्स्ट ही होगा शायद से। आगे
आगे क्या हुआ है, बोनस हो गया वो बेच दिया। आगे 18% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, 18% का आपको डिविडेंड मिल गया। अभी ये कौन सा डिविडेंड है, ये सबसे पहले देखो, 18% डिविडेंड मिल गया 1 दिसंबर को, कुछ बोला नहीं है, तो उस केस में कौन सा मान के चले, ये फाइनल डिविडेंड ही मान के चलेंगे, कुछ बोला नहीं है, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड जब भी आएगा वहां पे मेंशन किया जाएगा ये इंटरिम डिविडेंड है, और कुछ बोला ना हो तो जनरली कौन सा डिविडेंड डिक्लेयर होता है हर साल, कौन सा होता है, फाइनल डिविडेंड। और कंपनी के पास बहुत प्रॉफिट्स है तो वो अनाउंस करते हैं इंटरिम, इंटरिम डिविडेंड मिलना ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं, कुछ केस में मिलता है, जनरली नहीं मिलता। जनरली कौन सा मिलता है, फाइनल डिविडेंड। तो आपको जो पहले शेयर्स है कितने, एक लोग कितना परसेंट मिल गया, 18, ये प्री है कि पोस्ट है, ये थोड़ा सा कौन सा है, रिसीव्ड, बट 1 दिसंबर को मिल गया, बहुत डिले हो गया, इतना भी लेट नहीं मिलना चाहिए। फाइनल डिविडेंड अप्रोक्सीमेटली एक जून जुलाई के आसपास आ जाता है, यहाँ पे कितना बोला है, दिसंबर बोला है डेट। डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है, जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं, ऑडिट हो जाता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में वो प्रेजेंट किया जाता है। तो उसको लॉ में, आप जब लॉ पढ़ोगे तो अप्रोक्सीमेटली 30 सितंबर तक उसकी डेट होती है मैक्सिमम। ठीक है, उसके लिए 2-3 कंडीशन है मीटिंग के लिए, आगे आप पढ़ोगे लॉ में, वो लॉ में है वो। ओके, तो सितंबर से पहले होना चाहिए, बट ये 1 दिसंबर बोल रहा है, मतलब बहुत डिले हो गया, तो ये 1 दिसंबर है, तो इस वजह से इसे मैं इंटरिम मान के चलूंगा, एज्यूमिंग डेट, वहां पे एक नोट लिख देना, एक नोट लिख देना। आपने कौन सा लिया है, आपने कौन सा लिया है, फाइनल या इंटरिम? बोलो। इंटरिम, बाकी लोगों ने? देखो सेकंड क्वार्टर जो होता है, क्वार्टर पता है ना क्या होता है क्वार्टर? आपको किसी कोई और चीज याद आ जाए, क्वार्टर मतलब यहां पे क्या, 3 महीना, बराबर, 3 महीना, 3 महीना, समझा, 3 महीना 3 महीना, ये क्वार्टर्स होता है, बराबर। 2 क्वार्टर्स के बाद में डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो ये जनरली इंटरिम होता है। 2 क्वार्टर्स मतलब क्या, 31 मार्च के बाद में 2 क्वार्टर्स हो गए, तो अभी अब देखो 6 महीना हो गया, मतलब 30 सितंबर के बाद में अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आधे साल का प्रॉफिट उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, उसके ऊपर उन्होंने डिविडेंड दे दिया, इंटरिम डिविडेंड, बराबर। तो इंटरिम डिविडेंड का मैं नोट लिख के दे दूं, इसीलिए आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से नोट लिख के दे दूंगा, तो यहां पे लिख देना, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट डिविडेंड, ब्रैकेट में लिखना इंटरिम ऑब्लिक फाइनल, इंटरिम ऑब्लिक फाइनल, देन if date of dividend is after, if date of dividend is after, date of dividend is after close of second quarter, close of second quarter, वहां पर लिख देना एग्जाम्पल नवंबर दिसंबर, जनरली नवंबर दिसंबर का आ जाता है वो, क्योंकि क्लोज होगा उसके बाद में उसके प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए जाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है, 30 सितंबर को क्लोज होता है ना सेकंड क्वार्टर, 6 महीने खत्म हो जाते हैं 31 मार्च के बाद में, तो उसके बाद में उसके पी एंड एल अकाउंट्स बनते हैं, प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, तो लगभग एक आध महीना उसमें निकल जाता है अक्टूबर, इस वजह से मैंने लिखा एग्जाम्पल नवंबर दिसंबर। देन इट इज ट्रीटेड एज इंटरिम डिविडेंड, it is treated as interim dividend.
ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड है तो किसके ऊपर मिलेगा, दोनों के ऊपर मिलेगा बोनस। तो शेयर्स अवेलेबल लिख देना, शेयर्स अवेलेबल 1 लाख प्लस 1.5 लाख, सभी के ऊपर मिलता है इस साल जितने शेयर्स है अपने पास सभी के ऊपर इंटरिम डिविडेंड मिल जाएगा, माइनस 1,25,000। तो आ जाता है 2,25,000। तो क्रेडिट साइड पे लिखना बाय बैंक डिविडेंड कॉलम में 2,25,000, 2,25,000 दोनों भी इसी साल के, डिविडेंड इसी साल का है तो प्री एक्विजिशन मानना नहीं है, बस इसी साल का इसी साल में मिल गया तो ये पोस्ट एक्विजिशन ही मान के चलते, तो डिविडेंड कॉलम में लिखना 2,25,000। क्लियर? क्लियर? ये अगर पहले दो इसमें आ जाता, क्या बोलते, पहले 2 क्वार्टर्स में आ जाता तो फाइनल डिविडेंड मान लेते, बट ये इतना डिले डिविडेंड के लिए नहीं होगा क्योंकि लास्ट ईयर क्लोज होगी 31 मार्च। और मीटिंग में आप ये पढ़ोगे, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं उसमें हमें डिटेल में जाना नहीं क्योंकि वो अपना अभी यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, बट अब लॉ में ये चीज पढ़ोगे, जनरल मीटिंग्स का मतलब जनरल मीटिंग के लिए टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया है, ओके, और उसी में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, बराबर। तो उसका टाइम पीरियड, उसके लिए 2-3 कंडीशन है, ओके, उसमें से विच एवर इज अर्लियर, ये वहां पे क्या है कि कंडीशन अप्लीकेबल होती है, तो ज्यादा से ज्यादा वो 30 सितंबर तक चली जाती है। क्लियर? और 31 दिसंबर क्लोजिंग हो किसी कंपनी की तो अगले 6 महीने मतलब 30 जून उनकी आ जाती है मैक्सिमम, ठीक है, उस कंडीशन के हिसाब से जनरली उससे पहले ही मीटिंग होती है, इस वजह से जनरली फाइनल डिविडेंड जो है ना वो जून जुलाई में मिल जाता है किसी कंपनी का, मई जून जुलाई में जनरली मिल जाता है। अभी क्लोजिंग बैलेंस कितना, क्रेडिट साइड पे लिखना बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सिंपल है, 16 रुपीज पर शेयर कॉस्ट है, राइट, 16 रुपीज पर शेयर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस बताइए इसकी, इसका भी बोला नहीं, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर लेस ऐसा कुछ करना है। तो देखो 1,25,000 अपने पास शेयर्स है इंटू 16, 20 लाख, तो क्लोजिंग 16 रुपीज ये ऑलरेडी निकाला है एवरेज, कैसे निकाला, 4 लाख डिवाइड बाय 2.5 लाख, 2.5 लाख मतलब सॉरी 40 लाख में कितने मिले थे, 2.5 लाख शेयर्स मिले थे, तो 16 रुपए पर शेयर उसकी वैल्यू थी, तो उसमें से 2.5 लाख में से 1.25 लाख बेच दिए तो अभी कितने बचे, 1.25 लाख, तो ये जो कैलकुलेशन आपने किया है वही कॉस्ट बन जाएगी 20 लाख। और क्रेडिट साइड पे लिखना बाय बैलेंस नंबर्स में लिखना 1,25,000, अमाउंट में लिखना 20 लाख, और टोटल ले लेना, टोटल तो आसानी से आ जाएगी, नंबर्स की टोटल कितनी है, 1 लाख और 1.5 लाख, 2.5 लाख है दोनों मिला के, दोनों साइड पे लिख दो। कॉस्ट का पहला कितना है, पहला 40 लाख है, पहला 40 लाख है, और बाद में प्रॉफिट का 5 लाख, प्रॉफिट लिखा क्या, अपने डेबिट साइड पे प्रॉफिट लिखा हुआ है ना, टू पी एंड अकाउंट 5 लाख अमाउंट में, डेबिट साइड पे लिखा ना टू पी एंड अकाउंट 5 लाख प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया था, तो 45 लाख है, वो भी क्रेडिट साइड पे 45 लाख आ जाएगा। सिर्फ डिविडेंड का जो है, डिविडेंड कितना था, 2,25,000, डिविडेंड कितना था, 2,25,000, वो कहां पे जाएगा बोलो, डिविडेंड, डिविडेंड कहां पे जाएगा, पी एंड एल अकाउंट, राइट, तो टोटल लेना 2,25,000 और टू पी एंड एल दिखाना, टू पी एंड एल दिखाना 2,25,000। एटीन में कुछ इश्यू है, मतलब कोई डाउट है 18 में,
18 में बोलो सभी। मैं बताने तो वाला हूं क्रॉस चेक करने के लिए, ऐसा नहीं कि मैं बताता नहीं हूं, बट कोई डाउट हो तो वो डाउट को मैं क्लियर कर देता हूं स्पेसिफिकली। चलो 18 में जस्ट क्रॉस चेक कर लेना। 18 में नहीं है शायद से, क्योंकि उसमें क्लियर इन्फॉर्मेशन है। जहां पे क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। एग्जाम में क्लियर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, बट स्टिल कि प्राइस वाला आगे भी याद रखना, आगे भी कुछ चैप्टर्स में आने वाला है। ओके, वो चैप्टर में मतलब इन्वेस्टमेंट मैंने इस बार पहले ले लिया, नहीं तो वो चैप्टर में डिस्कस हो जाता है कि शेयर की प्राइस कौन सी पकड़ के चलनी है, वो डिस्कशन हो ही जाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तक वो बचता ही नहीं। इवन फाउंडेशन में भी थोड़ा एक मिसिंग वाले क्वेश्चन रहते, मतलब कुछ क्वेश्चन है कि जहां पे मिसिंग दी जाती थी फेस वैल्यू, बट इट्स ओके। आगे कल मैंने वो देख के बताना चाहिए था, तो कुछ कंफ्यूजन बचता ही नहीं आपका। तो चेक कर लेना पहला ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन, नंबर ऑफ शेयर्स में 20,000 एंड अमाउंट में 3,20,000। बाद में आपने परचेस किए टू बैंक 5,000 परचेस किए, 14 रुपीज इज 5,000 इंटू 14, 70,000। बाद में बोनस इश्यू मिल गया, अमाउंट में लिखा 70,000, क्रॉस चेक करना फटाफट। आगे बोनस इशू, बोनस इशू कितना है, टू बोनस इशू, तो बोनस इशू उन्होंने बोला है 1 इक्विटी शेयर फॉर 5। अभी आपके पास कितने, 20 प्लस 5 25 है, तो 5 के बदले में 1, मतलब 5,000 मिल जाएंगे। तो नंबर्स में आप लिखोगे 5,000, अमाउंट में आप लिखोगे डैश, अमाउंट में कुछ लिखोगे नहीं। नेक्स्ट अगर रेट्स का कितना बताया, वन शेयर पर एवरी 3 शेयर, भाई 3 के बदले में 1 मिलेगा। अभी तक कितने हैं, 20 प्लस 5 प्लस 5 30, 30 के बदले में मतलब 3 के बदले में 1, तो 10 मिलेंगे ना, 10 का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसका आगे क्या बोला है, वर्किंग नोट दिखा दी क्या, आपके पास 30,000 शेयर है, डिवाइड बाय 3 इंटू 1, 10,000 आपको मिलेंगे, राइट। 10,000 में से आगे क्या बोला गया है, अगर आप शेयर लेते हो तो 15 रुपीज पर शेयर में मिल जाएगा अगर आप लेते हो तो, लेकिन उन्होंने ट्रांसफर किया, तो सिंह ने कितना ट्रांसफर किया, 50%। तो देखो इस तरह से आपको दिखाना है, दिखाया होगा आपने शायद से वर्किंग नोट, इस तरह से दिखाना है। फिफ्टी परसेंट कितना आता है, 5,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स इंटू 1.5 रुपए, तो कितना, 7,500 P&L अकाउंट में जाएगा। परचेस्ड, ये परचेस किए इंटू 75,000 आ रहा है ना। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आपने लिखा है कि देखो टू बैंक, नंबर्स में 5,000 और 75,000 अमाउंट में। ओके आगे डिविडेंड मिल गया आपको 31 मार्च का 15% मिल गया, 31 मार्च का। तो जो ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर जो डिविडेंड मिल रहा है वो पोस्ट एक्विजिशन माना जाएगा, उसे इनकम में लिखा जाएगा। तो 20,000 के ऊपर 20,000 शेयर्स कितना आ गया बोलो, 20,000 शेयर्स, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के ऊपर ही इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है, तो उसके ऊपर कितना परसेंट, 15% ना डिविडेंड। ओके तो 30,000 डिविडेंड मिल गया ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। ये आपका इनकम है क्योंकि लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल रहा है और शेयर सबके पास वो लास्ट ईयर से ही है ओपनिंग बैलेंस वाले। तो क्रेडिट साइड पे आप वहां पे क्या लिखोगे, बाय बैंक डिविडेंड कॉलम में 30,000, और इस साल जो परचेस किए किसी के पास से परचेस किया ना, कितने शेयर्स परचेस किए आपने, 5,000,
तो 5,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज फेस वैल्यू 50,000 के शेयर्स है, उसके ऊपर 15%, मतलब 7,500 जो मिले वो इस साल परचेस किए थे, उसके ऊपर डिविडेंड मिल गया लास्ट ईयर का, मतलब ये प्री एक्विजिशन है। प्री एक्विजिशन जो भी इनकम होता है उसे क्या मानते हैं, रिकवरी ऑफ कॉस्ट। तो यहां पे क्रेडिट साइड पे बाय, अब बैंक लिखाई है, उसके आगे अमाउंट में लिख देना 7,500, ये प्री एक्विजिशन है ऑन द शेयर्स परचेस्ड इन करंट ईयर। आगे और क्या, ये डिविडेंड हो गया। बाद में सोल्ड 20,000 इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 3, मतलब 13 में एक बेचा, 20,000 इंटू 13 कितना आ जाता है, अमाउंट में लिखना 20,000 इंटू 13, 2,60,000 बाय बैंक। नंबर्स में लिखना 20,000, अमाउंट में लिखना 2,60,000, 2,60,000, 2,60,000। अब ये देखो 2,60,000 प्राइस है, इसके ऊपर कुछ ब्रोकरेज लगाया क्या, नहीं बताया ऐसा कुछ। तो इससे माइनस करना है कॉस्ट। कॉस्ट माइनस करते वक्त अभी देखो कॉस्ट कॉलम में अभी तक क्या क्या लिखा हुआ है, ये सेल के ट्रांजैक्शन तक 3,20,000, 3,20,000 कॉस्ट कॉलम में टोटल कॉस्ट निकालनी है। बाद में 70,000 कॉस्ट कॉलम में देखना आप डेबिट साइड पे क्या क्या लिखा है। बाद में 75,000 के अभी राइट ले लिए ना, देखो ये ओपनिंग थे, ये परचेस थे, ये राइट्स थे 75,000, तो ये लिखे थे माइनस माइनस कुछ रिकवरी ऑफ कॉस्ट भी है ना 7,500, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है 7,500। अभी हमने देखा था प्री एक्विजिशन डिविडेंड है 7,500, डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 20 प्लस 5 प्लस 5, 35,000, 35,000 कितना आता है, बोलो आपने निकाला होगा ना। थर्टीन पॉइंट, यस 13.071, अभी 13.071 और कितने बेचे 20,000 ना, तो कॉस्ट निकाल सकते हैं 20,000 इंटू 13.071, तो 2,61, 2,61,429। तो देखो लॉस दिख रहा है क्योंकि 2,60,000 में बेचा, उसकी कॉस्ट है 2,61,429, तो लॉस यहां पे दिखाई देगा, लॉस 1,1429, लॉस कितना दिख रहा है 1,429। तो क्रेडिट साइड पे देखो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे लॉस लिखा जाता है ना, तो इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट साइड पे दिखाई देगा। सेम डेट कौन सी है, जिस दिन बेचा, वहां पे लिख देना बाय पीएनएल अकाउंट और अमाउंट कॉलम में लिखना 1,429, वर्किंग नोट नंबर वहां पे मेंशन करना है। कोई डाउट है इसमें, इसमें कोई डाउट है क्या बोलो। इसमें कोई डाउट है, नो। एंड लास्ट क्लोजिंग बैलेंस आप निकालते हो तो क्लोजिंग में कितने बचे, 15,000 बचे है ना, 15,000 बचे, तो 15,000 इंटू 13.071, 1,96,071 ये क्लोजिंग बैलेंस है। अभी क्वेश्चन कौन सा बाकी है बता देना। बोलो। कौन से बाकी है, किसी ने तो कल बताया था।
बोलो कल किसने बताया था फाइंड आउट करिए कौन सा बाकी है। 6 नंबर एक शायद से बताया था एंड 9 10 बाकी है क्या। ऐसे ही कुछ एक बाकी था 5 6। हाँ 5 एक बाकी है। तो ध्यान देना। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 17 11 जैसा है। 11 और 17 सेम ही है कुछ चेंज नहीं है। वो 16 का मैंने बोला था आप कभी भी बाद में सॉल्व करना बिकॉज इट इज सिर्फ नंबर्स में चेंज किया बाकी अमाउंट हो गया। सिर्फ यहाँ पे शायद से कुछ अमाउंट में नंबर्स में चेंज था बाकी आगे के जो अमाउंट है 100 120 2% 50% वो 7 शायद से 7 जैसा है। ठीक है तो मैंने बोला था ये कभी भी सॉल्व कर लेना इवन ठीक है आपने 7 भी देख लिया तो भी ये हो जाता है कोई इशू नहीं। तो बेसिकली हम अपने को 5 5 9 एंड 10 देखना है बराबर। तो 9 यहां पे देख लेते हैं पहले 9 यहां पे देख लेते हैं 9 या 10 में से पहले कौन सा ले। चलो पहले 10 देख लेते हैं। गामा इन्वेस्टमेंट होल्ड्स 10 Gamma Investment holds 1015% debentures of 100 each in Beta Industries Limited as on April 1st, 2009 at the cost of 1,05,000. Interest is payable on 30th June and 31st December each year. On May 1st, 2009, 500 debentures are purchased cum interest. 500 कम इंटरेस्ट पे परचेस की 53,500 ऑन नवंबर 1st 2009 600 डिबेंचर्स आर सोल्ड एक्स इंटरेस्ट जो ऑन नवंबर 30 2009 400 डिबेंचर्स आर परचेस्ड एक्स इंटरेस्ट। ये वैसा ही क्वेश्चन है सिर्फ एक एक करके देने की बजाय ट्रांजैक्शन वो पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया है। नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है उसी के जैसा क्वेश्चन है। ऑन नवंबर 30 2009 400 डिबेंचर्स आर परचेस्ड एक्स इंटरेस्ट एट ₹38,400. Okay, and on December 31st 2009 400 debentures are sold cum interest. Prepare investment account showing value of holdings on March 31st 2010 at cost using FIFO method. तो FIFO method यहां पे बताया गया याद रखना ये FIFO method है। चलो फटाफट फॉर्मेट बना देना क्विकली सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यहां पे देखो गामा इन्वेस्टमेंट कंपनी होल्ड्स 1015% डिबेंचर्स एट ऑफ 100 ईच। उसकी कॉस्ट कितनी है ऑन 1st अप्रैल 2009 एट कॉस्ट ऑफ 1,05,000। 1st April 9 to balance brought down कितने हैं 1,000 1,05,000 और इंटरेस्ट डेट क्या है 30 जून एंड 31st दिसंबर। याद रखना 30 जून एंड 31st दिसंबर। तो 1,000 एंड 1,05,000। अब यहां पे ध्यान सुनना
1 अप्रैल ये ओपनिंग बैलेंस की डेट है, और इंटरेस्ट कब मिलता है? 30 जून एंड 31 दिसंबर। मतलब कितने हो गए? लास्ट ड्यू डेट कौन सी थी? 31 दिसंबर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने हो गए ना। तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना। 1,000, ये यहाँ पे फेस वैल्यू लिखते हैं ना हम डिवेंचर के लिए, 1 लाख है फेस वैल्यू। यहाँ पे फेस वैल्यू लिखते हैं डिवेंचर के लिए हम, फेस वैल्यू लिख दो, नंबर्स इक्विटी शेयर्स के लिए लिखते हैं। फेस वैल्यू लिखने की वजह क्या है? क्योंकि फेस वैल्यू डायरेक्टली अवेलेबल हो तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ना उसके ऊपर। 1 लाख इंटू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% डिवाइड बाय 12 इंटू 3, कितना है? 3750। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद में ऑन May 1st 2009 500 debentures are purchased at कम इंटरेस्ट ऑफ 53,500। तो कम इंटरेस्ट 53,500 है, परचेस की है, तो इसका कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं है, बराबर। तो यहां पे देखो, डेट लिख देना। डेट क्या है? 1 May टू बैंक, वर्किंग नोट 1, परचेस ऑफ बॉन्ड्स ऑन फर्स्ट ऑन फर्स्ट में। कितना प्राइस? 53,500 था ना। 500 डिवेंचर्स 53,500 में परचेस किए 1 मई को, 500। अब यहां पे देखो, ये कम इंटरेस्ट है ना, ये कम इंटरेस्ट है ना, कम इंटरेस्ट है। तो कम इंटरेस्ट मतलब इससे इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा। ये कम इंटरेस्ट है, तो इससे क्या कर दो? इंटरेस्ट लेस कर दो, इंटरेस्ट लेस कर दो। अगर आप इंटरेस्ट लेस करते हो तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? फेस वैल्यू पे 500 इंटू 100 50,000 आ जाएगा। उसके ऊपर 50,000 के ऊपर कितना? 15% इंटू 3/12। कितना था? 1875 आया। 50,000 नहीं, 3 महीने नहीं, अक्टूबर, ये 1 मई है ना, 4 महीने होना चाहिए। 2500 तो आता है 51,000, 51,000। तो यहां पे देखो 51,000, 2,500 एंड फेस वैल्यू 50,000। ठीक है, कोई डाउट है? ये तो नॉर्मल एक जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके जैसा है, कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं, सभी इंफॉर्मेशन क्लियर कट प्रोवाइड की है। लेकिन कुछ डाउट हो तो बता देना पक्का। ऑन November 1st 2009, लेकिन November 1st से पहले 30 जून को आपको इंटरेस्ट मिल चुका होगा, बराबर है। तो 30 जून का इंटरेस्ट लिख देते हैं क्रेडिट साइड पे। 30 जून 9 बाय बैंक, कितना इंटरेस्ट? 1.5 लाख, 1,50,000 इंटू 15%, कितना है? 11,250 अभी तक जो शेयर्स है उसके ऊपर। देखो कितने शेयर्स है? 1 लाख प्लस 50 है, 1.5 लाख के, 1.5 लाख के ऊपर 15% जो भी आता है, हमें सिर्फ चाहिए 6 महीने का, करेक्ट है। तो 6 महीने का आता है 11,250। उसके बाद में ऑन November 1st 2009 600 डिवेंचर्स सोल्ड एक्स इंटरेस्ट 57,300, 1 नवंबर। कितना है? 400 नहीं, कितने? 600 एट 57,300,
57,300। ये कौन सा एक्स इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट लेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉस्ट लेस करना पड़ेगा। ये एक्स इंटरेस्ट है, लेस कॉस्ट, जिससे आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। बराबर, कॉस्ट माइनस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा अभी तक आपको कितनी कॉस्ट लगी है। बराबर, और फीफो मेथड बोला है, मतलब इसमें से ही बेचा होगा। समझेगा, फीफो मेथड बोला है ना, तो इसमें से ही बेचा होगा। तो 1,05,000 डिवाइड बाय कितने अपने पास डिबेंचर्स ओपनिंग में 1,000, तो एक कितने में पड़ा ये पता चल जाएगा, और कितने बेचे एग्जैक्टली ये आपको पता है। देखो 1,05,000 डिवाइड बाय 1,05,000 में कितने आए थे, 1,000 आए थे। बराबर, इनटू आप करते हो कितने बेचे, कितने बेचे, 600 बेचे। फीफो मेथड है ना, तो ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस में से ही बेचा होगा पहले। ओपनिंग बैलेंस के शेयर्स 1,05,000 में लिए थे, 1,05,000 डिवाइड बाय 1,000, 600 है, 600। बराबर, तो कितना आ जाता है, 1,05,000 डिवाइड बाय 1,000 इंटू 600, तो कितना आता है, 63,000 प्लस 57,300। ये माइनस करना था, लॉस आ जाएगा, लॉस 5,700। डन, कोई डाउट है, ये समझा, फीफो मेथड है, समझा क्या, सभी लोग बोल देना। पहले वाला जो है 1,05,000 उसमें से ही बेचा होगा, तो उसकी कॉस्ट एवरेज निकाल दी। बोलो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 1 नवंबर ना, मतलब जून, लास्ट जून में मिला होगा 30 जून को, जुलाई अगस्त, 30 जून को मिला है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने का, 4 महीने का कैलकुलेट करेंगे। कितना परसेंट, 15%, 12 इंटू 3,000, 3,000। नेक्स्ट, लॉस इमीडिएटली दिखाना है, 1 अप्रैल 2009 बाय P&L अकाउंट, वर्किंग नोट 2, कितना है लॉस, 5,700 ना, 5,700। बोलो समझा क्या, ये कोई डाउट है, फटाफट बताओ, समझा या कोई डाउट है। बोलो, नाम लेने एक एक के, नाम लिए तो ये आंसर मिलेगा क्या, कि डाउट है कि नहीं है। बोलो, आगे आगे बढ़ू ना, इतना लेट क्यों होता है। ओके, मुझे लेट आ जाए क्या मैसेज, क्या समझ में नहीं आ रहा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, on November 30, 2009, on November 30, 2009, 400 debentures are purchased ex interest. 400 डिबेंचर परचेस के एक्स इंटरेस्ट 30 नवंबर को। कितने? 400, 38,400, 400 मतलब 40,000 फेस वैल्यू। अभी इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। लास्ट ड्यू डेट कब थी? 30 जून। जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर एंड नवंबर। नवंबर भी काउंट करना पड़ेगा आपको पूरा, 5 महीने होते हैं ना, 5 महीने। तो 40,000 इंटू 15% डिवाइड बाय 12 इंटू 5, 5 महीने का निकाल दिया 2,500, 2,500। आगे, ऑन December 31, 2009, 400 डिबेंचर्स आर सोल्ड कम इंटरेस्ट। 400 डिबेंचर बेचे कम इंटरेस्ट पे, 400 डिबेंचर बेचे कम इंटरेस्ट पे, 55,000 उसकी प्राइस है December 31। लेकिन December 31 का इंटरेस्ट ले लो आप पहले, पहले December 31 का। अभी यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि इंटरेस्ट आने के बाद में बेचे, मतलब इंटरेस्ट पूरा हमने ले लिया और बाद में बेचे शेयर्स किसी को, या शेयर्स डिबेंचर्स पहले बेचे और बाद में रिमेनिंग जो बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट आ गया। समझे कि मैं क्या बोल रहा हूं? कंफ्यूजन क्या हो सकता है? देखो ये 10,000 डिबेंचर्स है बराबर, उसमें से 1,000 है, उसमें से 600 बेच दिए, 400 अपने पास है, 400 अभी बेच रहे हैं, ये 400 के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू है बराबर। तो इंटरेस्ट ड्यू जो है वो डायरेक्टली अपने पास आ गया, ये मानना है, या हमने किसी को बेचा उसने हमें दे दिया, अल्टीमेटली मिलने वाला है, डोंट वरी। जिसको बेचा वो दे देगा, ये कंपनी दे देगी, अल्टीमेटली हमें मिलने वाला है। बट हमें ये सोचना पड़ेगा कि डायरेक्टली कंपनी ने इंटरेस्ट दिया उसके बाद में मैंने बेचा, या पहले बेचा और बाद में इंटरेस्ट आ गए। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? एक ही दिन है ना दोनों ट्रांजैक्शन। समझे क्या मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो यहां पे एक एग्जैक्टली बता नहीं सकते क्या एजम्पशन लेना है, तो कोई एक एजम्पशन आप ले सकते हो कि आपको किसके पास से मिल गया, आपको मिल गया पर्सन के पास से और पर्सन को बाद में मिल रहा है, ऐसा वहां पे ले सकते हो, चलेगा, कोई इशू नहीं। या पूरा आपको मिल गया इंटरेस्ट और बाद में पर्सन को आपने सेल कर दिया, उसके पास से कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि आज तक का इंटरेस्ट तो आपको मिल गया। ठीक है, आपको क्या ठीक लगता है? आपके हिसाब से क्या, विच वन इज फाइन? बोलो जो भी लगता हो। विच वन इज बेटर, ऐसा मैं कह सकता हूं, पूछ सकता हूं। इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर सेल, मतलब पहले सेल हो गया, ओके। यस, ये भी सही है, इंटरेस्ट उस दिन एंड में मिल जाएगा, तो पहले सेल हो चुका होगा। तो चलो सेल दिखाते हैं। तो 55,400, 55,000। यहां पे वर्किंग नोट क्या लिखनी पड़ेगी? वर्किंग नोट सुई। कम इंटरेस्ट बोला है तो इंटरेस्ट इंक्लूड हो गया, मतलब इंटरेस्ट देखो यहां पे एक उन्होंने हिंट दी है कम इंटरेस्ट वाली। कम इंटरेस्ट मतलब क्या? इंटरेस्ट उसने पे कर दिया, मतलब इंटरेस्ट उसके पास से मिला है, मतलब पहले बेचा गया था।
कम इंटरेस्ट बोला है ना, दिस इज द हिंट कि आपको इंटरेस्ट जो मिला है वो उस बायर के पास से मिला है जिसको आपने बेचे है, क्योंकि उसने कम इंटरेस्ट दे दिया है, मतलब इंटरेस्ट मिल गया ऑलरेडी जो भी ड्यू था, और कंपनी से इंटरेस्ट उसको मिलेगा, कंपनी से इंटरेस्ट उसको मिलेगा, कम इंटरेस्ट तो कितने हैं, 400 है ना, वो 100 इंटू 15% इंटू 6/12, 6 महीने हो चुके हैं, डिवाइड बाय 6, 12/6, आधा कर दो 3000, 52,000 माइनस कॉस्ट, बोलो कॉस्ट, कौन सी दी है, फीफो मेथड ना, तो देखो 1000 अपने पास ओपनिंग वाले डिबेंचर्स थे, उसमें से 600 बेचे, 400 है, और 400 की बात चल रही ना, तो देखो 1,05,000 डिवाइड बाय, उसमें आपको 1000 मिले थे ओपनिंग वाले, तो आपको 400 की कॉस्ट चाहिए, 1,05,000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 400 कितना आता है, 42,000, तो प्रॉफिट आ गया इस बार 10,000। ओपनिंग वाले खत्म हो गए, पहले 600 बेचे, अभी 400 बेचे, ओपनिंग वाले खत्म हो गए, अभी ओपनिंग छोड़ के बाकी बचे हैं, जो भी बचे हैं वो याद रखना, वो ओपनिंग वाले खत्म हो गए, वहां पे लगता है तो नोट भी लिख सकते हो, ओपनिंग वाले खत्म हो गए, तो ये कितना इंटरेस्ट आया था बोलो, 3,000, वर्किंग नोट देख लो, उसमें इंटरेस्ट हमने लिखा हुआ है 3,000, 3,000, और ये 52,000, और प्रॉफिट इमीडिएटली लिख देना, प्रॉफिट कितना है, 10,000, अभी इंटरेस्ट मिल गया रिमेनिंग शेयर्स के ऊपर बाय बैंक, इंटरेस्ट किसके ऊपर मिल जाएगा, देखो ये नंबर्स फेस वैल्यू में लिखते 40,000, देखो आपके पास ये 1 लाख तो खत्म हो गए, ये 1 लाख तो खत्म हो गए, 660,000, 40,000, 1 लाख तो खत्म हो गए, तो इस पे मिलेगा 50,000, 40,000, कितने दिन का मिलेगा, लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट, मतलब 6 महीने का मिलेगा, 90,000 के ऊपर 90,000 इंटू 15% डिवाइड बाय 12 इंटू 6, मतलब आधा कर दो, तो कितना आता है, 6,750, 6,750 ऑन रिमेनिंग शेयर डिवेंचर्स किया है, कोई डाउट है इसमें, देखो ये आपने ऊपर क्यों लिया, मैंने लॉजिकली बता दिया, क्योंकि वो अमाउंट चाहिए वो कम इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है मतलब क्या, जो इंटरेस्ट हमें कंपनी से मिलने वाला था वो हमने बायर ने दे दिया, बराबर, तो ऑब्वियसली कंपनी से रिमेनिंग शेयर्स के ऊपर आएगा ना, दोनों शेयर्स के ऊपर कैसे आएगा, उन्होंने क्लियरली बोला है जो बायर है उसने कम इंटरेस्ट प्राइस दी, मतलब इंटरेस्ट पे किया है, बराबर, तो मतलब पहले ये ट्रांजेक्शन हो गया, अगर 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 पहले इंटरेस्ट आता कंपनी से, तो बायर आपको अलग से इंटरेस्ट क्यों देता, पेंडिंग प्रीवियस वाला, बराबर, तो उन्होंने बोला कम इंटरेस्ट, इसका मतलब कि इंटरेस्ट ऑलरेडी आ चुका है, किसके पास से, बायर के पास से, तो कंपनी आपको रिमेनिंग जो डिवेंचर्स है उसके ऊपर देने वाली है, इसी वजह से बायर ने आपको पेमेंट कर दिया इंटरेस्ट का, कोई डाउट है इसमें, बोलो सभी लोग बोलना, कोई डाउट है क्या, एवरीवन, सभी सभी बताना, कोई भी डाउट हो इसमें, अगर उन्होंने कम इंटरेस्ट नहीं बोला होता ना, अगर उन्होंने कम इंटरेस्ट नहीं बोला होता ना, तो मैंने उल्टा किया होता, ये वाला इंटरेस्ट ऊपर दिखाया होता, अगर इंटरेस्ट मिलने के बाद में ट्रांजैक्शन किया, ऐसा मैं मान के चलता, बट उन्होंने कम इंटरेस्ट बोला है, मतलब क्या, जो बायर है सेल पहले हुआ ना, इसी वजह से उसने पेंडिंग वाला इंटरेस्ट प्रीवियस वाला दे दिया, ठीक है, तो पहले ये सेल हो गया, ये क्लियरली पता चलता है, अगर मुझे इंटरेस्ट पूरा 6 महीने का मिल जाता, तो बायर ने मुझे अलग से जो उसको बेचे उसके ऊपर इंटरेस्ट बायर ने मुझे देने की क्या जरूरत है, कम इंटरेस्ट प्राइस कंसिडर करने की क्या जरूरत है, ठीक है, आगे, एंड द लास्ट वन, अभी क्या क्लोजिंग बैलेंस ही बचा है ना,
यस, क्लोजिंग बैलेंस से बचा है। कोई मार्केट ट्रेस बताइए क्या? आई थिंक मार्केट ट्रेस भी नहीं है। तो बैलेंस आप बता देना कितना है, सिंपल है। 50 यहाँ पे ये पहले वाले तो बेचे है ना, तो 51,038,400 कितना आता है? ये बचा है 51,038,400, 51,038,400, 89,400 का क्लोजिंग बैलेंस होगा। 89,400 पहले में से कुछ बचे ही नहीं, सभी बेचे गए। बाय बैलेंस 31 मार्च, कैरेट डाउन। कितने शेयर्स है वो? 90,000। सो डिबेंचर्स 90,000, और उसके ऊपर पेंडिंग इंटरेस्ट 3 महीने का कैलकुलेट कर दो 90,000 के ऊपर। 3 महीने हो गए ना, 31 दिसंबर से 90,000 इंटू 15% डिवाइड बाय 12 इंटू 3, 3375 आ जाए। तो ले लो टोटल और क्लोज कर दो। 1,90,000 कॉस्ट की टोटल कितनी आ रही? 1,05,000 प्लस 1,94,400 आ गया क्या? 2,00,000, 1,05,000। टोटल वही आ जाएगी क्रेडिट साइड की। इंटरेस्ट का $27,375, 27,375, 27,375। तो ये जाएगा टू P&L अकाउंट। बोलो, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बोलो, कोई डाउट है? नो? ठीक है, आज थोड़ा सा मैं आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ, वैसे भी ये
थोड़ा बचा है बट आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो एक्सेप्शन एक बाकी है वो भी समझाना है आपको। और जो 5 नंबर का क्वेश्चन बाकी है वो लेंदी है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि उसमें 5 नंबर में आपको बॉन्ड्स का एक अकाउंट है और इक्विटी शेयर्स के 2 अकाउंट है। आप अगर देखते हो 5 नंबर का, तो 5 नंबर में आपको बॉन्ड्स भी दिए हैं और इक्विटी शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड एंड इक्विटी शेयर ऑफ बीटा लिमिटेड, मतलब इन शॉर्ट 3 अकाउंट बनते हैं वहां पे। मतलब डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इतना ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आज आप सॉल्व कर लेना, ओनली 1 क्वेश्चन जो 9 है। मतलब इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा, सभी नॉर्मल एडजस्टमेंट है। राइट शेयर्स हो गए, इसमें कुछ नहीं, इसमें फेस वैल्यू भी दिए, तो इसका कोई इशू नहीं आएगा आपको। फेस वैल्यू 100 है तो वो भी क्लियरली बताइए। ये 2% डिविडेंड, 1 मिनट, 2% है कि 20% है? यहां पे बोला द शेयर्स वे कोटेड कम डिविडेंड, मतलब जैसे कम राइट था वैसे कम डिविडेंड है, ये ध्यान देना। कम डिविडेंड, तो कम राइट के केस में हमने क्या किया था, याद है क्या? जो राइट की वजह से इनकम आया था वो कहां पे लिखा था? कम डिविडेंड को अंडरलाइन करना, कम डिविडेंड। इस केस में देखो 9 नंबर में यहां पे आया, ये जो 5,000 शेयर्स है आपके पास, ओके, ये आपने किसी के पास से कम डिविडेंड लिए थे, मतलब डिविडेंड का भी पेमेंट किया था उसको। तो जैसे राइट मिलने वाले इस वजह से अपने ज्यादा पेमेंट किया होगा, ये मैंने आपको समझाया था। वैसे यहां पे डिविडेंड के लिए अपने ज्यादा पेमेंट किया होगा जब अपने परचेस किए होंगे। मतलब मान लो ऐसा होता है कि 31 मार्च ईयर एंड है, ध्यान सुनना, 31 मार्च ईयर एंड है, 20 मार्च को आप किसी के पास से शेयर्स परचेस कर रहे हो, तो सामने वाला बोल सकता है कि ये साल तो पूरा खत्म हो चुका है, इस साल का डिविडेंड आना बाकी है, तो अप्रोक्सीमेटली इतना डिविडेंड आएगा, आप मुझे थोड़ा ज्यादा पैसा दे देना। तो मैंने उसको डिविडेंड एक्स्ट्रा पे करके रखा है, क्योंकि लेटेस्ट मैंने 31 मार्च से पहले पहले परचेस किए, ओपनिंग बैलेंस में आते, बट जस्ट थोड़ा सा पहले परचेस किए। इस वजह से वहां पे क्या हो जाता है, 5,000 ये जो इक्विटी शेयर्स है उसके ऊपर जो डिविडेंड मिल रहा है ना, वो डिविडेंड आपको क्या ट्रीट करना पड़ेगा। सबसे पहले कम राइट के लिए क्या कहते थे, आपको कम राइट पे आपने परचेस किए थे शेयर्स, और बाद में राइट इशू बेचने से इनकम आ गया, वो क्या कहते थे आप, क्या करते थे, कहां पे लिखते थे वो इनकम? बोलो फटाफट बताओ, याद है ना, कम राइट वाला क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो ये सिमिलर ट्रीटमेंट है, कम डिविडेंड बोला हो कम राइट बोला हो, इसका मतलब क्या होता है, कम डिविडेंड कम राइट कम इंटरेस्ट, मतलब क्या, वो जो हमने परचेस किया था दैट वाज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, दैट वाज इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ राइट, दैट वाज इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ डिविडेंड। मतलब जब हमने वो परचेस किए थे ना, तब हमें उसे डिविडेंड के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ा, तब हमें उसे राइट शेयर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ा सामने वाले को, मतलब हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं और उसकी रिकवरी हो रही है। इस वजह से बाद में जब डिविडेंड मिलेगा तब उसकी रिकवरी होगी ना, तो ये रिकवरी कहां पे जाएगी, क्रेडिट साइड पे जाएगी, बराबर। तो ये वहां पे लिख देना सिमिलर टू कम राइट, सिमिलर टू कम राइट, रिकवरी माननी है इसे, समझा। कम का मतलब क्या, कम इंटरेस्ट मतलब क्या, इंटरेस्ट इंक्लूड था प्राइस में, जो प्राइस दी या ली उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो हम लेस कर देते हैं। वो लेस करना इंटरेस्ट में पॉसिबल था क्योंकि उसमें ड्यू डेट इंटरेस्ट रेट सब कुछ क्लियरली पता होता है, बट यहां पे कैलकुलेशन निकालना नहीं होता है, तो अप्रोक्सीमेटली वो आपके पास से कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले लेगा डिविडेंड का, क्योंकि साल खत्म होने के जस्ट पहले उसने मुझे बेचा, तो वो क्या बोलेगा, इस साल का डिविडेंड पेंडिंग है कुछ तो दे दो, तो मैंने उसे एडिशनली 1,000 रुपए दे दिए, मान लो, मतलब 50,000 के शेयर्स और 1,000 रुपए डिविडेंड के, तो 51,000 में सौदा डन हो गया। तो ये 51,000 जो है वो आपके क्या कम डिविडेंड प्राइस है,
और बाद में जब डिविडेंड डिक्लेयर हो गया 1000 मुझे मिल गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, 51,000 डेबिट साइड पे लिखे थे और 1000 क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। अब आप बोलोगे सर उसी वक्त ही आपने सर 50,000 अलग और 1,000 अलग डिविडेंड के क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि देखो जब मैं पे करता हूं उस वक्त ये सर्टेन नहीं होता कि डिविडेंड मिलेगा ही। इस वजह से जो भी पैसा दिया है वो पहले कॉस्ट में डाल दो कि आपका खर्चा है, और अगर रिकवर हो गया तो रिवर्स कर देंगे। अगर रिकवर नहीं हुआ तो आपकी तो कॉस्ट लग गई ना, तो कॉस्ट कॉलम में वैसे रहने दो। अगर रिकवर होता है तो क्रेडिट साइड पे लिख के उसे कैंसिल कर देना। मतलब किसी ने मुझे बोला 50,000 दे दो और 1,000 एक्स्ट्रा दे दो, मुझे पता है कि डिविडेंड के लिए मैं 1,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो आप बोलोगे सर वो अलग कर दो। अब जब मैंने 51,000 दिया तब ये श्योरिटी या सर्टेनिटी थी क्या कि ये डिविडेंड मुझे फ्यूचर में मिलेगा? नहीं थी। तो इस वजह से मैंने 51,000 पूरा कॉस्ट कॉलम में लिख दिया। उससे क्या हो गया, उससे क्या हो गया, अगर कल जाके 1,000 मिलते हैं या उससे ज्यादा मिलते हैं, जो भी मिलते हैं क्योंकि पता नहीं कितने मिलेंगे, तो मैं मान लूंगा जो पैसे दिए थे उससे कुछ रिकवर हो गया, इस वजह से क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। ऑटोमेटिकली जो कम डिविडेंड प्राइस में 1,000 एक्स्ट्रा लिखे वो रिवर्स हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास। और अगर वो इस साल डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं हुआ तो क्या है? फिर तो अपनी कॉस्ट कितनी है आप ही बताओ, कॉस्ट कितनी है? 51,000 पूरा पैसा दे दिया, वो कॉस्ट ही है ना, उसमें से डिविडेंड अलग क्या करके क्या फायदा, क्योंकि डिविडेंड तो नहीं मिल रहा है। तो डिविडेंड में ये इश्यू होता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, इस वजह से वहां पे लिखते वक्त उसे सेपरेट नहीं किया जाता। तो ये कम डिविडेंड प्राइस है, फिर भी उन्होंने डिविडेंड अलग और कॉस्ट अलग नहीं बताई है, और बताई भी होती तो भी मिला के लिखना पड़ता हमें। जब परचेस किया वो प्राइस में डिविडेंड इंक्लूड होता तो भी वो कॉस्ट कॉलम में लिखते हैं। हाँ, वो अगर मिल जाता वापस डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता तो मैं क्रेडिट साइड पे लिख के उसे कैंसिल कर देता। ये समझा क्या मैंने क्या बोला अभी? समझा क्या सभी लोग? बोलना बराबर। डिविडेंड में सर्टेनिटी नहीं होती है, इस वजह से जो भी पैसा दिया आज वो कॉस्ट मान के चलते हैं, और कल जाके पैसा मिल गया तो उसे रिकवरी मान लेंगे। और इसके ऊपर 2% ब्रोकरेज है ऑन ऑल ट्रांजैक्शन, सभी ट्रांजैक्शन के ऊपर 2% ब्रोकरेज है। और देखो 2% डिविडेंड है, तो 5,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 5,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 100, 5 लाख के ऊपर 2%, मतलब 10,000 आपको डिविडेंड मिलेगा। वो डिविडेंड और इन शेयर्स के ऊपर, ये 5,000 के ऊपर ये कम डिविडेंड परचेस किए थे ना, ये 10,000 रुपए है, वहां पे नोट डाउन कर सकते हो। 10,000 रुपए कहां पे जाने चाहिए? 10,000 जाने चाहिए अमाउंट कॉलम में, कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट होने चाहिए। ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है, बाकी नॉर्मल सी चीज है। क्लियर? कुछ डाउट पूछना है बोलो।